Hello students, we were discussing chapter motion. In that, now today we will discuss velocity time graph. As we have plotted velocity time graph when a body is in uniform motion. Let me revise it. When a body is in uniform motion का मतलब क्या होता है? That speed at every instant remain to be same. It means it will have uniform speed, constant speed. So now for this uniform motion, now if we want to calculate slope of VT graph, slope it will give you acceleration. Slope of VT graph gives acceleration. Now within this graph you can see कि देखिए यहाँ पर हर instant of time पर velocity constant है, velocity change नहीं हो रही है. तो acceleration क्या होता है? Basically change in velocity upon time taken, or it is v minus u upon t. अब इस ग्राफ के अकॉर्डिंग हर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर अलग, अगर आप इस पे कोई दो इंस्टेंट ऑफ टाइम लो, दोनों ही इंस्टेंट पर इसकी स्पीड कितनी होगी? v होगी, क्योंकि इसकी स्पीड हर पॉइंट पर कांस्टेंट है. तो इट विल बी v माइनस v अपॉन टोटल टाइम टेकन, इट विल बी 0. सो व्हेन द बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन देन एक्सेलरेशन इज 0. Acceleration will not exist. Why? Because speed or velocity is constant. Now, if we find area under VT graph, area under VT graph, it will give you distance or displacement. देखिए, अगर हम स्पीड टाइम ग्राफ बोलते हैं तो स्पीड टाइम ग्राफ के लिए ये हो जाएगा डिस्टेंस, और अगर हम लेते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ देन वी विल कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट. इसी पॉइंट को मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ, बट आई एम डिस्कसिंग इट वंस अगेन. अब देखिए, एरिया अंडर वीटी ग्राफ निकालना है, तो लेट वी आर टेकिंग दिस एरिया ए बी सी डी. ए के कोरस्पॉन्डिंग टाइम ले लिया t1, बी के कोरस्पॉन्डिंग टाइम हो गया t2. अब ए के कोरस्पॉन्डिंग यानी यहाँ देखो इस पॉइंट पर ये स्पीड कितनी हो गई, यानी ये वैल्यू इसके इक्वल है. ये मैक्सिमम स्पीड जितनी भी इसने अटेन की है ये v है, और BC भी इसके पैरेलल है, तो ये भी हो गया v. यानी इस ग्राफ में अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ मैं लिखती हूँ लेट इट बी O. सो इट बी O A इज T1, O B इज T2. सो AB यानी ये जो एक तरह से रेक्टेंगल बना, इसमें AB हो जाएगा OB माइनस OA. दैट कैन बी T2 माइनस T1. अब अगर मैं ये एरिया ले रही हूं जिसमें AD एंड BC किसके इक्वल हैं? V के इक्वल हैं. देखिए, क्योंकि ये स्पीड V है और AD इज इक्वल टू V एंड सिमिलरली BC इज इक्वल टू V. तो यहां मैं लिख देती हूं AD इक्वल टू BC इक्वल टू V. यानी अब मैंने ये AD और AB कैलकुलेट कर लिया है. तो अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एरिया अंडर VT ग्राफ में, अब देखिए मैंने लिया है एरिया ऑफ ABCD. ये एक रेक्टेंगल है, दिस इज अ रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा? दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ द साइड्स, यानी AB इंटू BC, या आप ले सकते हैं AB इंटू AD. रेक्टेंगल है, या आपके पास इसमें एक साइड हो गई AD और दूसरी साइड हो गई AB. आप चाहें तो ये दोनों साइड भी ले सकते हैं, CD एंड BC, एनी टू साइड्स. तो यहाँ पर एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा दिस इज AD इंटू AB, और यू कैन ऑल्सो राइट AB इंटू BC. कुछ भी ले सकते हैं, इससे कोई डिफरेंस नहीं है. तो AB की वैल्यू अभी मैंने यहाँ कैलकुलेट की है. AB इज T2 माइनस T1. दिस इज AB, एंड तो यहाँ पे मैं पुट कर रही हूँ AB इज T2 माइनस T1, और BC कितना है? BC की वैल्यू V के इक्वल है, तो यहाँ पुट की मैंने V. अब देखिए, यहाँ से जब हम V लगा रहे हैं तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज x2 माइनस x1 अपॉन चेंज इन टाइम. तो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा दिस इज T2 माइनस T1. वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? x2 माइनस x1 अपॉन T2 माइनस T1.
बेसिकली इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। इसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1 मेंशन कर सकते हैं। ये फॉर्मूला है। अब यहां से ये दोनों चीजें कैंसिल हो गई, तो रिजल्ट में क्या बचा, x2 माइनस x1। अब ये x2 माइनस x1 क्या है, बेसिकली डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है। तभी हम कहते हैं एरिया ऑफ ABCD इज x2 माइनस x1, दैट इज डिस्टेंस। तो यहां आपको इसको कैलकुलेट करके जस्ट हमने दिखाया है। ये कब यूज होता है, जब हमें प्रूफ पूछा हुआ। अदरवाइज आपको रिजल्ट याद रखना है, यही हम अप्लाई करेंगे न्यूमेरिकल्स में, दैट एरिया अंडर VT ग्राफ दिस विल गिव यू आइदर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। Now, next we are discussing that when a body is moving with uniform acceleration. तो सबसे पहले हमें समझना होगा uniform acceleration का मीनिंग क्या है। It means an acceleration of a body, that means जब हम देख रहे हैं कि बॉडी किसी मोशन में है, तो जब हम उसका ये कहें कि एक्सेलरेशन की वैल्यू सेम है, यानी बेसिकली इट इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। लाइक हमने क्या कहा था यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में, that when velocity of a body changes by equal amount in equal interval of time। देखिए एक्सेलरेशन कांस्टेंट का फिजिकल मीनिंग क्या होता है कि जब हम ये देखते हैं कि पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद वेलोसिटी किस प्रोपोर्शन में चेंज हो रही है। अगर वेलोसिटी इक्वल अमाउंट में चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन भी सेम आएगा। इसको समझने के लिए हम एक टेबल लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम डेटा इंक्लूड करके ग्राफ प्लॉट करेंगे। जैसे टाइम लिया, सेकंड्स में लिया है 0, 5, 10, 15, 20। अब इसी के कोरिस्पॉन्डिंग वेलोसिटी की जब वैल्यू ले रही हूँ, मान लो मैं ये ले रही हूँ कि जब टाइम 0 है तो बॉडी भी ओरिजिन पे है, या ये कहें बॉडी भी रेस्ट पर है, तो स्पीड 0 है। 5 सेकंड्स के बाद लेट इट्स वेलोसिटी इज 10। अगले 5 सेकंड्स के बाद फर्दर, यानी कि अब इस टाइम पर इसकी वेलोसिटी हो गई 20। देन at 15 seconds its velocity is 30, and after that at time of 20 seconds its velocity is 40। So basically ये आपके पास एक टेबल है। अब इस टेबुलर फॉर्म को हम ग्राफ में कन्वर्ट करते हैं। ग्राफ में कन्वर्ट करने के लिए लेट वी ड्रॉ अ ग्राफ। यहाँ जरूरी नहीं है कि आप स्केल से प्रॉपर इस तरीके से डेटा लेके ग्राफ बनाएं, एक जनरल ग्राफ है, लेकिन समझने के लिए यहाँ मैं आपको एक डेटा लेके बता रही हूँ। देखिए इस एक्सिस पर मैंने लिया वेलोसिटी और इस साइड पर लिया मैंने टाइम। अब टाइम की वैल्यू मैंने ओरिजिन से स्टार्ट हुई, दिस इज 5, 10, 15, 20। आप चाहे स्केल से लेके कर सकते हैं प्रॉपर इक्वल डिवीजन का। अब स्पीड की जो वैल्यू है वो है आपके पास 0, देन 10, देन 20, देन 30, स्केल चूज कर रहे हैं हम 40, 50। तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर स्केल इक्वल होना चाहिए, डिफरेंस इक्वल होना चाहिए। अब पॉइंट्स को प्लॉट करें, 0 पर 0 यानी फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। नेक्स्ट 5 सेकेंड्स पर स्पीड हो गई 10, तो यानी अगर मैंने पॉइंट लिया ये, यानी यहां से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहां से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो एक पॉइंट ये हो गया। नेक्स्ट 10 सेकेंड्स पर स्पीड है 20, तो फर्दर ये परपेंडिकुलर लिया। बिल्कुल स्केल से जब आप ड्रॉ करके देखोगे तो एग्जैक्टली पॉइंट आपको मिल जाएगा। फिर 15 पर इसकी स्पीड है 30, अगेन यू विल जस्ट ड्रॉ परपेंडिकुलर। ये डॉटेड दिखा रहे हैं क्योंकि ये हमें शो करना जरूरी नहीं है, जस्ट समझाने के लिए बता रहे हैं। अब 20 सेकेंड्स पर स्पीड है 40। तो अभी इन्हीं सभी पॉइंट्स को जब हम यहाँ स्केल की हेल्प से ज्वाइन करेंगे तो आप देख रहे हैं कि ये सभी एक ही लाइन में मीट कर रहे हैं। तो ये इंडिकेट कर रहा है, यानी ये डाटा आपको एक इंफॉर्मेशन दे रहा है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यानी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वेलोसिटी चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट। देखिए मैं वेलोसिटी वर्ड यूज करूं या स्पीड यूज करूं, यहाँ बेसिकली हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि स्पीड इज चेंजेस बाय या वेलोसिटी इज चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो अब इस ग्राफ में यहाँ पर जो ये एक्सीलरेशन है, ए इज रिप्रेजेंटिंग एक्सीलरेशन, दिस विल बी कांस्टेंट।
इसके लिए आप कोई भी 2 पॉइंट ले सकते हैं। एक्सेलरेशन कांस्टेंट को वेरीफाई कैसे करोगे? मान लो मैंने एक पॉइंट ले लिया ए, एक पॉइंट ले लिया बी। अब मैं इसका स्लोप निकालूं इन पॉइंट से, तो स्लोप क्या होगा? यानी स्लोप होता है इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस डिवाइड बाय इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस। इसका मतलब जैसे हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्लोप निकाला था, बिल्कुल वैसे ही हम वेलोसिटी टाइम में भी स्लोप निकालेंगे। लाइक एक पॉइंट हो गया 20, दूसरा पॉइंट हो गया 10। यानी पहले हम न्यूमरेटर में लिखेंगे डिफरेंस ऑफ वी एक्सिस, यानी वर्टिकल एक्सिस के कोऑर्डिनेट का डिफरेंस। तो ये हो गया 20 माइनस 10। अब 20 के कोरस्पॉन्डिंग टाइम कितना है? 10। T2 की वैल्यू 10 और 10 के कोरस्पॉन्डिंग टाइम है 5। तो ये हो गया 10/5, दिस इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये इसका एक्सीलरेशन होगा। क्योंकि स्पीड मीटर पर सेकेंड में है, टाइम सेकेंड में है, तो मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाय सेकेंड ये देगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप चाहते हैं इसको चेक करना कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो कोई और पॉइंट ले लो। मान लो मैंने एक पॉइंट ए लिया, एक पॉइंट डी ले लिया इधर। अब स्लोप बिटवीन ए एंड डी यहां पर चेक करें, तो डी के कोरस्पॉन्डिंग स्पीड कितनी है? 40। तो पहला पॉइंट 40। ए के कोरस्पॉन्डिंग स्पीड है 10, 40 माइनस 10 डिवाइड बाय, अब यहां पर टाइम, डी के कोरस्पॉन्डिंग टाइम है 20 और ए के कोरस्पॉन्डिंग टाइम है 5। तो ये हो गया 30 और ये आ गया 15। तो ये हो गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बेटा इन दोनों पॉइंट से या कोई भी पॉइंट आप जब इस ग्राफ पर ले रहे हो, तो हम कोई भी सिंगल पॉइंट लेकर भी कर सकते हैं, डबल पॉइंट लेकर भी कर सकते हैं। किन्हीं भी 2 पॉइंट्स के बीच में जब हम देख रहे हैं स्लोप सेम आएगा, तो इट मीन्स एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। सो नाउ आई एम टेकिंग जनरल ग्राफ, वो तो हमने डेटाबेस बनाया था। सो वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का हम प्लॉट कर रहे हैं, इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन लाइक आई हैव शोन हियर। अब इस ग्राफ से हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है? लाइक स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ से हमें मिलता है एक्सीलरेशन। कैसे? क्योंकि यहां पर हम जब कह रहे थे वर्टिकल एक्सिस पे कोऑर्डिनेट, ये वेलोसिटी का डिफरेंस है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे टाइम का डिफरेंस है, तो वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होगा? एक्सेलरेशन। तो डायरेक्टली हम कहेंगे दैट स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ इज गिविंग यू एक्सेलरेशन। नाउ वन मोर इंफॉर्मेशन यू कैन गेट फ्रॉम इट। अब अगर हम कहें इफ वी हैव टू कैलकुलेट एरिया अंडर वीटी ग्राफ, तो एरिया अंडर वीटी ग्राफ, इससे क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी? हमें एक पॉइंट पता है कि वीटी ग्राफ से हमें मिलता है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। सो इट विल गिव यू आइदर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। Now, if we have to calculate, suppose this area I want to calculate या distance मुझे calculate करना है, तो I am taking 2 points A and B. A के corresponding let I am taking initial this position corresponding to speed U और B के corresponding ये speed मैंने ले ली V. This is O. अब इस A point के corresponding horizontal axis पर time है T1 and B point के corresponding time है T2। तो अब मुझे निकालना है एरिया अंडर वीटी ग्राफ। तो बेसिकली देखिए हमने पॉइंट लिया ए बी, लेट इट बी सी, इट बी डी। तो ये फिगर ध्यान से देखिए, ये क्या बना? एक ट्रेपीजियम बन गया। तो बेसिकली यहां पर हम कहेंगे इस ग्राफ से दैट हेयर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, जिसको मैं एस से डिनोट कर रही हूं, दिस विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी सी डी। और ये बेसिकली क्या है? यहां पर हम इसको एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ले सकते हैं। इसको हम 2 तरीके से कर सकते हैं। पहले मैं ट्रेपीजियम से बता रही हूं। ट्रेपीजियम कौन सा है? ए बी सी डी। देखो रेक्टेंगल नहीं है। अब इसको मैं एक और पार्ट में भी कह सकती हूं कि अगर मैं यहां एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, तो ये पॉइंट ई हो गया। तो ये क्या हो गया? ए बी ई, ये एक ट्राइंगल नजर आ रही है, और ए ई सी डी ये एक रेक्टेंगल नजर आ रहा है। तो दोनों एक ही बात है। चाहे आप इसको एरिया ऑफ ट्रेपीजियम से कर सकते हैं या फिर इसको, और मैं इसको लिख सकती हूं, दिस इज
एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल का नेम लिख देते हैं ABE, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल है AECD। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल को सिंपली मैं नोट करूं तो ये हो जाएगा दिस इज योर हाफ एंड BE इंटू AE, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा, दिस इज हाफ BE इंटू AE, ये हो गई ट्राइंगल का एरिया, देखिए BE इंटू AE। और रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा, टू साइड्स, कोई भी दो साइड्स ले लो, CD इंटू CE। तो यहां से ये हो जाएगा, प्लस किया क्योंकि दोनों का एरिया ऐड होगा, CD इंटू CE। तो ये मैंने आपको जनरल फॉर्म में बता दिया कि अगर इस तरीके का कुछ कॉन्सेप्ट होता है तो हम एरिया ऑफ द फिगर, एरिया ऑफ VT ग्राफ को हम डिस्टेंस की फॉर्म में लेते हैं। और अब जब हमें एरिया लेना है तो एरिया को हमें मैथ्स के, ट्राइंगल के या रेक्टेंगल या ट्रेपीजियम के रिजल्ट्स के फॉर्म में लेना है। सो नाउ यू हैव टू रिमेंबर दिस रिजल्ट्स, बिकॉज अब आने वाले टॉपिक्स में हम इन रिजल्ट्स को, ये जो मैंने बताया है, ये रिजल्ट डायरेक्टली यूज होने वाला है। Now I will explain one more graph just for the shape, कि अगर मुझे मान लो velocity time graph बनाना है, velocity time graph if I am plotting, उस केस में when there is uniform retardation, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, तो सबसे पहले जस्ट ए मिनट, रिटार्डेशन, रिटार्डेशन मतलब नेगेटिव एक्सीलरेशन। तो सबसे पहले इस पॉइंट को समझिए, नेगेटिव एक्सीलरेशन को समझने के लिए एक्सीलरेशन क्या होता है, V माइनस U अपॉन T। अब एक्सीलरेशन पॉजिटिव कब होता है, पॉजिटिव एक्सीलरेशन व्हेन फाइनल स्पीड इज ग्रेटर देन इनिशियल स्पीड। और नेगेटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा, जब फाइनल स्पीड इज लेस देन इनिशियल स्पीड। ये सब मैं क्यों बता रही हूँ कि कई बार आपको ग्राफ बनाना भी आ जाता है और कई बार ग्राफ देख के आपको आइडेंटिफाई करा लेते हैं कि ये ग्राफ किस कंडीशन का है। तो ये पॉइंट समझिए कि एक्सीलरेशन नेगेटिव का मतलब फाइनल स्पीड इज लेस देन इनिशियल स्पीड। तो इसका मतलब स्पीड डिक्रीज हो रही है। मान लो अगर हम ये कहें कि एक कार मूव कर रही है और हम ब्रेक लगा रहे हैं, तो ब्रेक कॉन्टिन्यूसली जब हम लगा रहे हैं तो उसकी स्पीड कम होती चली जाएगी। इस पॉइंट को हम ग्राफ पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मान लो हम ये कहें कि जिस इंस्टेंट पे ब्रेक लगाया उसकी स्पीड यहाँ पर मान लो 50 किलोमीटर पर आवर है। अब टाइम के साथ साथ स्पीड डिक्रीज हो रही है, यानी रिटार्डेशन हो रहा है, तो ग्राफ का फॉर्म कैसा आएगा, लाइक दिस। तो आपको इस तरीके से शेप पता होना चाहिए। दिस इज द केस फॉर यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, दिस समटाइम्स कैन बी आस्क्ड। यानी जनरल केस में अगर नॉर्मल कहा जाए यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन तो मैंने आपको ये ग्राफ बताया था, लेकिन अगर बोला जाए रिटार्डेशन तब ये वाला ग्राफ होगा। एक और ग्राफ मैं आपको बता रही हूँ, कई बार इस पे भी आपको डिस्कशन करना आ जाता है। आई होप ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हुआ है। अगर कहीं डाउट है तो एक बार वीडियो को दोबारा चला के देखिए, देन यू विल गेट क्लैरिटी, अदरवाइज यू कैन आस्क। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट ग्राफ मैं आपको दिखा रही हूँ, पहले मैं प्लॉट कर रही हूँ फिर इसको डिस्कस करेंगे। लाइक ग्राफ है आपका, दिस इज वेलोसिटी एंड दिस इज टाइम, VT ग्राफ ही हम कह रहे हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब जरूरी तो नहीं है कि बॉडी हमेशा रेस्ट से स्टार्ट हो, व्हेन अ बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, लेकिन इसकी इनिशियल स्पीड जीरो नहीं है, यानी जिस इंस्टेंट पे को हम ओरिजिन ले रहे हैं वहां उसकी कुछ स्पीड एग्जिस्ट करती है, मान लो u, उसके बाद ये यूनिफॉर्म मोशन में है, तो ये वाला ग्राफ इस फॉर्म में होगा। इस पॉइंट को ध्यान से समझना है, ये कॉन्सेप्ट भी हम आगे आने वाले टॉपिक्स में यूज करने वाले हैं, इसीलिए पहले बता रही हूँ कि अगर ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होता तो कहाँ से होता, यहाँ से होके, यानी जिस टाइम पर हमने नोट करना शुरू किया उसी टाइम पे बॉडी का मोशन स्टार्ट हुआ। लेकिन ये भी हो सकता है कि बॉडी ऑलरेडी मोशन में हो और जिस टाइम पर हमने मोशन ऑब्जर्व किया वो ऑलरेडी किसी स्पीड से मूव कर रही हो और उसके बाद टाइम के साथ साथ स्पीड यूनिफॉर्म अमाउंट में चेंज हो रही हो, यानी कि एक्सेलरेशन क्या है, यूनिफॉर्म और कांस्टेंट रहेगा। ये भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ही केस, लेकिन इसमें स्टार्टिंग पॉइंट ओरिजिन नहीं है। So these three graphs you must understand. This is with, you can say that initial speed or velocity
is not 0, but the graph is for uniform acceleration. This is for uniform acceleration. And when the case is of uniform retardation, this one. And when the body is in uniform motion and starting from origin, the graph will be like straight line. Now next, when the body is in non-uniform acceleration, यानी बॉडी का अगर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, फिजिकल मीनिंग क्या हुआ कि velocity of a body is changing by equal amount in unequal interval of time, or velocity is changing by unequal amount in equal interval of time. यानी कि velocity और time में से एक फैक्टर इक्वल अमाउंट होना चाहिए और दूसरा अनइक्वल, यानी इक्वल एंड अनइक्वल वर्ड का ध्यान रखना है. जब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो या तो वेलोसिटी इक्वल अमाउंट में चेंज होगी और टाइम अनइक्वल अमाउंट से वेरी करेगा, या फिर वेलोसिटी अनइक्वल अमाउंट में वेरी करेगी और टाइम इक्वल अमाउंट में. यानी या तो वेलोसिटी इक्वल टाइम अनइक्वल और वेलोसिटी अनइक्वल एंड टाइम इक्वल. ये ऑलरेडी मैं डेफिनेशन डिस्कस कर चुकी हूं. तो इस केस में अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, अब चाहें तो इसको चाहे डेटा भी ले सकते हैं जैसे मैंने टेबुलर फॉर्म में करके दिखाया था आपको, और यू कैन रिमेंबर लाइक अगर बॉडी मान लो वेरिएबल स्पीड या नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है, वेरिएबल एक्सेलरेशन नॉट स्पीड, जब बॉडी का एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म है या वेरिएबल है तो ग्राफ ऐसा हो सकता है, आपका कर्व हो सकता है, यानी स्ट्रेट नहीं होगा, या फिर हो सकता है कुछ टाइम के लिए बॉडी आपके पास यूनिफॉर्म मोशन में हो, फिर चेंज हो गया हो मोशन, फिर कांस्टेंट हो गया हो, फिर ऐसे बढ़ गया हो. यानी बेसिकली जब कोई भी मोशन आपके पास एक सिंगल लाइन स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट नहीं हो रहा है, मिक्सचर है, कॉम्बिनेशन है, तब आपके पास ये सभी केसेस नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के होंगे. डिफरेंस समझना है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन नहीं का है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए एक्सिस पर वेलोसिटी एंड टाइम है, ये ध्यान रखना, डिस्टेंस टाइम नहीं लेना है. ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है. फॉर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वी आर प्लॉटिंग ग्राफ बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम. अभी हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, पोजीशन टाइम के बारे में हम नहीं डिस्कस कर रहे हैं. तो ग्राफ इट कैन बी आइदर अ कर्व और कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन मोशन. तो लेकिन अगर हम यहां देखते हैं तो यहां तक तो मोशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का रहेगा, लेकिन बाद में फिर इस केस में आपके पास चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब पूरा ओवरऑल मोशन नॉन यूनिफॉर्म ही रहेगा. सो on the basis of uniform and non-uniform acceleration we have discussed graph. अब हम इसके ऊपर ब्लू पैच क्वेश्चंस करते हैं. First question is, what is the nature of distance time graph for uniform and non-uniform motion of an object? See, यहाँ हम बात कर रहे हैं uniform and non-uniform motion की, तो don't get confused it with uniform acceleration and non-uniform acceleration. एक पॉइंट समझिए, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है स्पीड कांस्टेंट होना, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है स्पीड का वेरिएबल होना, यानी एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करना. सो जब अगर मोशन आपका यूनिफॉर्म रहेगा तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा. और अगर आपका मोशन नॉन यूनिफॉर्म है तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, इट कैन बी एनी कर्व. So as per the statement, for uniform motion distance time graph is a straight line. ये मैंने प्लॉट करके दिखाया है for clarity. Otherwise directly आप लिख सकते हो distance time graph will be a straight line for uniform motion. For non-uniform motion, distance time graph will not be a straight line but it will be a curve. Now next blue patch question. See, what can you say about the motion of an object whose distance time graph is a straight line parallel to time axis? स्टेटमेंट को समझ के इससे आप ग्राफ प्लॉट करके देखिए कि व्हाट कैन यू से अबाउट मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. किसके बारे में? व्हेन डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज a straight line parallel to टाइम एक्सिस. सी, अब अगर मैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ पैरेलल टू एक्स एक्सिस ड्रॉ करती हूं, सी व्हेन आई एम प्लॉटिंग distance time graph parallel to time axis, ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा.
So when distance time graph is a straight line parallel to time axis, तो इससे अब conclude क्या कर रहे हो? That distance of object at every instant remaining same. यानी different instant पे हम ले रहे हैं लेकिन इसकी position वही रह रही है. तो हम क्या कह सकते हैं इसमें? यानी position change नहीं हो रही तो body किस पे है? Rest पे है. या कहेंगे कि object is not in motion, so object is stationary. Rest भी कह सकते हो, stationary भी कह सकते हो, एक ही बात है. At stationary or at rest. Now next question number 3. What can you say about motion of an object if its speed time graph is a straight line parallel to time axis? जो सबसे पहले आप लोग इस लाइन को कन्वर्ट कीजिए ग्राफ में. दिया क्या हुआ है? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट व्हेन स्पीड टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस. इसको सबसे पहले आपको प्लॉट करके देखना है. प्लॉट करके ही आप वहां से ही कंक्लूजन फाइंड आउट कर सकते हो. सो इन क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन स्पीड टाइम ग्राफ इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस. यही बोला हुआ है, स्पीड टाइम ग्राफ इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस. इसका मतलब हर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर इसकी स्पीड क्या रही है? कांस्टेंट रह रही है, सेम रह रही है. इट मीन्स इसको हम क्या कहेंगे? दैट इट विल बी द केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन. सो व्हाट कैन यू से अबाउट मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट? क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है. क्या लिखेंगे यहाँ पर? कि स्पीड कांस्टेंट है. जब स्पीड कांस्टेंट हुई तो एक्सेलरेशन क्या हो गया? यूनिफॉर्म. और एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो गया तो इसका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं, सॉरी, व्हेन यूनिफॉर्म मोशन है तो स्पीड कांस्टेंट हो गई. यूनिफॉर्म मोशन है तो स्पीड कांस्टेंट हो गई. और जब स्पीड कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन 0 होगा. हमें पूछा नहीं है बट स्टिल वी आर डिस्कसिंग कि जब भी ग्राफ स्पीड टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ पैरेलल टू टाइम एक्सिस है तो आपका एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा उस केस में. Now last blue patch question. What is the quantity which is measured by area occupied below velocity time graph? यानी area below velocity time graph, यानी area under velocity time graph. क्या मिलता है हमें वहां से? That we are getting displacement. So area occupied by या below velocity time graph is a measure of distance or displacement. बस ये ध्यान रखना, जब यहाँ velocity बोला हुआ हो तो आप displacement ले लेना, अगर speed बोला हो तो यहाँ पे distance ले लेते. So it will be giving you area under velocity time graph will give you displacement and area under speed time graph it will give you distance. So that's all for today. Just watch the video carefully. If you have any doubt, repeat it again. Still any doubt, you can ask me in the class or in the group. Thank you. Have a nice day.